सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय चल रहा है हमारा भूगोल और भूगोल का अध्याय चल रहा है 11 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज कल हमने पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पढ़े थे, कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार से अनेक प्रकार के आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, आपकी किताब देख लेना, थोड़े से अक्षर एकदम दबे हुए हैं अंदर किताब के अंदर, तो उसी प्रकार से ये फोटो ली गई है। तो आप अपनी किताब में से देखते रहना इसको। किताब में से क्या है, शुरुआत में दोबारा करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशी व्यापार से अनेक प्रकार के आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ स्थैतिक प्रकार के तो कुछ प्राविधिक या गतिशील प्रकार के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित होते हैं। प्राविधिक और गतिशील, प्राविधिक के मतलब कुछ वर्षों के लिए होते हैं, कई गतिशील होती है हमेशा के लिए। नंबर 1 है उत्पादन में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत कम लागत पर तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक देश में वस्तुओं का निर्यात होता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिन वस्तुओं का उत्पादन वह अन्य देशों की अपेक्षा कम लागत पर तैयार कर लेता है। इस प्रकार निर्यात में वृद्धि कर उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी मांग बढ़ेगी तो वस्तु, मान लो हमारा देश है जापान को, मान लो हम अनाज गेहूं बेच रहे हैं, ठीक है, 2 क्विंटल बेचते थे। जैसे जैसे दूसरे देशों की ओर मांग बढ़ी तो 5 क्विंटल, 10 क्विंटल। अब कोई देश कहेगा कि मुझे 2 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल गेहूं चाहिए, मान लो उदाहरण के लिए, तो हम देश में ज़्यादा उत्पादन करेंगे ना। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उससे क्या होगी, वृद्धि होगी। 2 नंबर देखो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अभी कोई चीज़ बेचेंगे, हमारे पैसा आएगा तो वृद्धि होगी। तो किसी वस्तु के उत्पाद विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेने पर अनेक निर्यातों से अधिक, अब आपकी पूरी किताब एकदम इस तरह की जकड़ी हुई है कि कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, निर्यातों से अधिक आय प्राप्त होती है। इससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार से उत्पादन स्तर और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, कुछ बचेंगे तो उत्पादन स्तर बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, पैसा आएगा खूब। जगह जहाँ हम पहले 20 क्विंटल बेचते थे वहाँ 100 क्विंटल बेचेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, और कृषि यंत्रों में भी आय बढ़ेगी। तीसरा है अतिरेक का निर्गम। यानी अतिरेक का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने से पहले जो संसाधन, भूमि, श्रम आदि व्यर्थ पड़े होते थे, ठीक है, व्यापार से वे भी प्रयोग में आने लगते हैं। किताब में से देखते रहना, ये मैंने आपको बता दिया, आपकी किताब में ही लगभग सारी किताब जो मेरे पास जो बुक है उसमें इस प्रकार की कंडीशन है, इसलिए पिक इतनी आई। फिर किसी देश में देश के आंतरिक आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को निर्यात करके ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो हमारे देश में पड़ी है, जिनका हमारे देश में कोई प्रयोग नहीं होता और विदेशों में जरूरत है, वो वस्तुओं काम में आने लग जाती है। वो संसाधन जो व्यर्थ पड़े थे काम में आने लग जाते हैं। अतिरेक का निर्गम होता है। चौथा देखिए आप, शायद चौथा दिया नहीं है, मैं चौथा बोल के बता देता हूं आपको, ठीक है। चौथा यहाँ पॉइंट हो रहा है, उसको दिया नहीं, देख रहे हो। 4 नंबर है संसाधनों का कुशल प्रयोग। 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवर्त देश प्राय उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं जिनके उत्पादन में वे अधिक कुशल होते हैं। अतः तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से संसाधनों का कुशल प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर देखिए, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभ। यहाँ पूरा ध्यान रखना, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों की सीमा के बाहर व्यापार का विस्तार है, अतः यह वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण के और उनमें उत्पाद लाभों के क्षेत्र को विस्तीर्ण कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संलग्न देशों को क्षेत्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लिए लाभ प्रदान
करते हैं। आपको आसपास के क्षेत्र उनको भी श्रम विभाजन होता है, फायदा मिलता है ना। मान लो एक देश में कोयला होता है तो उसके आसपास क्षेत्रों में अगर कहीं अनाज होता है तो उसकी हो जाती है। फिर देखो बाजार का विस्तार होगा, लाभ क्या होगा, बाजार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के बाजार की सीमा का विस्तार हो जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति काफी विस्तृत क्षेत्र में होने लगती है। 7 नंबर देखिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन। विदेशी व्यापार के कारण बाजार क्षेत्र के विस्तार से देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। मांग में वृद्धि रख को देखते हुए उत्पादन में वृद्धि हेतु वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगता है। 8 नंबर लाभ क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी देश के नागरिक उन वस्तुओं और सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं जिनका उत्पादन उनके देश में नहीं होता। कहने का मतलब, अगर हम किसी देश को बेचेंगे, बदले में कुछ न कुछ वस्तु हमें जरूर प्राप्त होगी। यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे देश में सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता। अगर भारत ने लोहा निर्यात किया है, बेचा है, तो हमें उसके बदले हमें जरूरत किसकी, सोने की, तो हम लेंगे। यानी किसी देश के साथ व्यापारिक समझौता होगा तो दोनों साइड होता है, एक साइड नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी देश के नागरिक उन वस्तुओं और सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं जिनका उत्पादन उनके देश में नहीं होता। ये पढ़ लिया। आयात द्वारा ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उनके देश से मंगाया जाता है। कोई भी देश वस्तुओं को उन देशों से खरीद सकता है और उनकी कीमतें न्यूनतम होती है। मूल्य में समता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में समता स्थापित होती है। यानी समता का मतलब एक स्थिर रूप प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं कम होने वाले स्थान से अधिक मूल्य वाले स्थान के लिए बेची जाती है। इस प्रकार व्यापारिक क्रिया के फलस्वरूप मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। सांस्कृतिक लाभ देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों के लोग संपर्क में आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों या धर्म, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि से परिचित होते हैं। व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल प्राय एक दूसरे देश को आते जाते हैं। यानी समझौता होगा तो वहाँ के लोग इधर आएंगे, यहाँ के इधर आएंगे, कोई मंडल आएगा, व्यापारिक मंडल आएगा, तो संस्कृति बने। इससे विभिन्न देशों के लोगों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित होता है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभ्यता और संस्कृति का सर्वोत्तम प्रचारक है। अब बात आती है हानियाँ। ये हानियाँ, ठीक है, हानियाँ भी तो होती है। हानियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या है, हानियाँ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सामान्यतः लाभदायक ही माना जाता है, परंतु इससे कई प्रकार की हानियाँ भी होती है। इससे संपन्न होने वाले कुछ प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे प्राकृतिक संसाधन लगेंगे, कमी आएगी, यानी ज़्यादा यूज होंगे। विदेशों को निर्यात करके अधिकाधिक मुद्रा कमाने के उद्देश्य से सामान्यतः विकासशील और अल्प विकसित देशों में खनिज पदार्थों, शक्ति संसाधनों आदि का अत्यधिक विदोहन किया जाता है। अब अपने कहीं भी सोना चांदी या कोई निकलता है तो दूसरे देश वाले मांग करते हैं, तो खूब सारा वहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आने वाले समय में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो वो दोहन हो गया। इससे वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। विकसित औद्योगिक देशों कोयला, लोहा, मैग्नीज, पेट्रोल या खनिज तेल आदि की अधिकता होने के कारण विकासशील देशों से इन पदार्थों की अत्यधिक निर्यात से इनका संचित भंडार अत्यंत तीव्र गति से समाप्त हो जाएगा। देश का एकांगी विकास, विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के आधार पर होने वाले विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिससे वह अन्य देशों की तुलना में निम्नतम लागत पर तैयार कर सकता है। अतः देश में
संतुलित औद्योगिक विकास न होकर केवल कुछ ही उद्योग धंधों का विकास होता है। यानी जिसकी मांग नहीं है भारत दूसरे देशों में तो उसका विकास नहीं होगा, और सरकार क्या करेगी, जिसकी मांग है उस पर ज़्यादा गौर करेगी। तो एकांकी विकास के कारण देश के बहुत सारे संसाधन बेकार पड़े रहते हैं। इससे देश कभी कभी भयंकर आर्थिक संकट में भी फंस जाते हैं। फिर आता है विदेशी निर्भरता। हम कोई चीज़ हमें पूरे विदेश से मिला आते हैं, आयात करते हैं, खरीदते हैं, तो एक समय आता है कि हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे देश दूर होने लग जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ जाती है और स्वावलंबन की भावना तथा आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है। इसी आपातकाल या युद्ध काल में जब आयात निर्यात बाधित हो जाता है तो देश में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए 4 नंबर, विदेशी प्रतियोगिताओं का प्रतिकूल प्रभाव। अपेक्षाकृत सस्ती विदेशी वस्तुओं के आयात से देश के अनेक उद्योगों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे विकासशील देशों में अनेक कारखाने बंद हो जाते हैं और नए उद्योग स्थापित नहीं हो पाते। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था प्रसारित हो जाती है, उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगती है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापार प्रौद्योगिता के कारण भारत के असंख्यक लघु यानी छोटे और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। फिर राजनीतिक दास्ता। साधन संपन्न विदेशी पूंजीपति तथा शासक निर्बल देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उसकी भूमि पर आधिपत्य जमाने लगते हैं, जिससे देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। वर्तमान वैश्वीकरण के द्वारा भी नव उपनिवेशवाद का विस्तार हो रहा है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन कौन कौन से हैं। पहला है प्रशुल्क व व्यापार पर महासमझौता, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं गैट, GATT, जो आगे जाकर ये बन जाएगा WTO। गैट विश्व का सबसे पहला और विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था, जिस पर 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हो गया। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। बहुपक्षीय यानी बहुत सारे देशों की एक संधि थी, जो विश्व व्यापार के लगभग 80% को समाहित करती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आचार संहिता युक्त यह व्यापार उदारीकरण की कार्यपद्धति वाली एक संस्था थी, जिनसे अनुबंध करने वाले विश्व के विभिन्न देशों को अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने और उनका हल ढूंढने के लिए समय समय पर एकत्रित होने के लिए एक मंच प्रदान किया। 1 जनवरी 1995 को गैट समाप्त हो गया और उसे नवगठित विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में सम्मिलित कर लिया गया। गैट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखो जो गैट से क्या बन गया, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हुई थी। इसने 1 जनवरी 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह 1947 में स्थापित गैट यानी व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता या गैट का ही नया रूप है। विश्व व्यापार संगठन उदारीकरण, भूमंडलीकरण यानी जिसको कहते हैं वैश्वीकरण और निजीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसका अनुपालन सभी सदस्य देशों को करना होता है। 19 दिसंबर 2005 से संगठन में लगभग 164 देश सदस्य। ठीक है, विश्व में कोई भी व्यापार की कोई कठिनाई होती है, कोई समझौता होता है, सब काम किसका होता है, WTO का। विश्व के जिनमें विकसित और विकासशील सभी प्रकार के देश सम्मिलित हैं। विश्व के कुल व्यापार का अधिकांश इन्हीं देशों के मध्य होता है, यानी जुड़े ना आपस में व्यापार करते हैं। गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने यूरुग्वे दौर के विचार विमर्श का अंतरिम प्रारूप सितंबर 1991 में तैयार कर लिया। इस डंकल प्रस्ताव को 1992 में पेश किया गया। बाद में विचार विमर्श के पश्चात 15 सितंबर 1993 को स्वीकार कर लिया गया और भारत भी इसका सदस्य हो गया। कब? 15 सितंबर 1993 को, ध्यान रखना। तो ये बात आ गई। अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो कल हम जो पढ़ेंगे तो उसका पूरा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इनको पढ़ना है, थोड़ा किताब में से देख लेना, क्योंकि किताब में थोड़ी प्रिंटिंग इस तरह की हुई है कि अक्सर एक साइड से दब चुके हैं, तो थोड़ा फोटो लेने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि सारे पार्ट तो नहीं अपने, अगला एक पार्ट हो रहेगा प्रदूषण वगैरह का पार्ट है, उसको भी इस तरह पढ़ेंगे। फिर क्या है कि इंडिया, भारत की जनसंख्या वगैरह ये चल जाएगी, फिर इसको आराम से पढ़ो। ये चीज़ें आपको सिर्फ किताब से पढ़ने सही समझ में आती है, सीधे बोर्ड से क्या नॉर्मल चीज़ें आपको बताते रहे तो फिर समझ में नहीं आती, तो इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ना।